बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि कल आपका होम साइंस का मिड टर्म का पेपर यानी कि मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है 2022-23 के सेशन के अकॉर्डिंग। तो इसी संबंध में हम इस वीडियो में एक और सैंपल क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके ऑफिशियली एग्जाम में। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, इवन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे आंसर जो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। वैसे जिन्होंने इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट नंबर जो 1 है यदि देख रखा होगा तो उन्हें इस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ में आ गया होगा, लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, उनके लिए मैं यहाँ पे सामान्य निर्देश यानी कि पेपर के पैटर्न को दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है वो 1 से 1.5 मिनट को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं। टाइमिंग 3 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स हमारे यहाँ पे टोटल 70 होंगे। 30 मार्क्स का आपका इसमें प्रैक्टिकल होता है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 36 होने वाले हैं हमारे, और 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहेगा। सेक्शन नंबर का यानी कि खंड का में हमारे 14 क्वेश्चन होने वाले हैं 1 से 14 तक के, जिसमें 8 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू और बाकी के क्वेश्चन जो है वो वन वर्ड के होंगे, वो चित्र वाले होंगे इस तरह से। और खंड खा जो रहेगा इसमें 15 से 21 जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी एमसीक्यू होंगे। एक केस स्टडी रहेगी 4 मार्क्स की और एक रहेगी 3 मार्क्स की। ठीक है, उसके बाद खंड गा जो रहेगा इसमें 22 से 27 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और 28 से 29 3 मार्क्स के, और 30 से 33 4 मार्क्स के, और 34 से 36 5 मार्क्स। इस तरह से ये आपका पेपर का पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो जरूर देखें। उसका लिंक यहाँ पे बच्चों आई बटन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना, एकदम टॉप पे आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। अब पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट की थी, यानी कि खंड का खा कंप्लीट हो गया था पूरा का पूरा। खंड गा में 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हमारा जो मेन टारगेट है, ये जो हमारा इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 2 है, इसमें हम प्रश्न संख्या 30 से 33 यानी कि जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, और 34 से 36 यानी कि जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, इन सभी को अच्छी तरह से समझने वाले। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन पेपर को शुरुआत करते हैं। वैसे जो हमने पिछली वीडियो में देखा था वैसे मैं दिखा देता हूँ एक बार। इस तरीके से क्वेश्चन थे, जैसे गृह विज्ञान के कितने विषय क्षेत्र होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक है, मैं लंबा हूँ उदाहरण स्वयं की किस अवस्था को दर्शाता है, तो प्रारंभिक बाल अवस्था। ऐसे बहुत से एमसीक्यू क्वेश्चन थे। ठीक है, वन वर्ड के क्वेश्चन थे। इन सभी को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करना, आपको एकदम टॉप पे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा सेक्शन सी जो था इसमें 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 2-3 ऑलरेडी कर चुके हैं, 4-5 अब हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कहाँ पे मिलेंगे 4-4 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। वेल ओके, हाँ ओके ठीक है, ये आ गए। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30 से 30 से लेके 33 कितने मार्क्स के हैं, 4, और 35 से 34 से बेसिकली। ठीक है, 34 से 36 ये रहेंगे 5 मार्क्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था के दौरान स्वयं की विशेषताएं बताओ। यानी कि जब प्रारंभिक बाल्य अवस्था शुरुआत हो रही होती है तो उस समय हमें स्वयं की विशेषताओं को बताना है। तो स्वयं की विशेषता कैसे लिखेंगे, टोटल यहाँ पे मैं आपको 6 से 7 बताने वाला हूँ, और आपको वैसे 4 मार्क्स का रहेगा तो 4 ही लिखनी है, ज्यादा नहीं, 4 से 5 लिखनी है। ठीक है, वेल पहले हम 2 को देख लेते हैं फिर नीचे करके देख लेंगे। पहली है, वे स्वयं को अन्य लोगों से अलग बताने के लिए सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लंबा या फिर मोटा। कि इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं ये अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए मैं लंबा हूँ, मैं मोटा हूँ, मेरी बॉडी शॉडी ऐसी है, इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं। ये बच्चे जो भी कपड़े पहनते हैं या फिर जो भी खिलौनों का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर हमेशा ये अधिकार जताना चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ही हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। ठीक है, उसके बाद बच्चे जो भी है ये जितने भी कार्य करते हैं वे उनके अनुसार स्वयं को विवरण देते हैं। यानी कि वो जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ गिलास लिए उनको रखा है तो उनको भी गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे गिनती करते हैं कि मैंने ये कार्य किया है तो मैंने कितनी बार किया है, कितनी देर तक किया है, कितने मैंने गिलास रखे हैं, कितने कंचे रखे, इस तरीके से वो उनकी गिनती करते हैं। ठीक है, उनका स्वयं निश्चित होता है
और उन वस्तुओं के अनुसार बताया जाता है, उन्हें दिखाई पड़ती है जैसे मेरे पास साइकिल है। यानी कि बेसिकली ये जो बच्चे होते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, उनका स्वयं निश्चित होता है कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। जैसे कि उनके पास साइकिल है तो निश्चित है वो देख सकते हैं, चीज को महसूस कर सकते हैं, उनके पास साइकिल है। ठीक है, वे अक्सर स्वयं का आकलन वास्तविकता से अधिक करते हैं, यानी कि वो हमेशा जो एक्चुअल में चीज है वो उससे अधिक अपने आप को समझने लगते हैं। जैसे कि उन्हें एक दो कविताएं आती हैं तो वो कहने लगते हैं मुझे दुनिया की सारी कविताएं आती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है उन्हें। ठीक है, और पूरी कविता अगर उनसे पूछोगे भी बच्चों को तो उतनी याद भी नहीं रहती है। ठीक है, छोटे बच्चों को पहचानने में अक्षम होते हैं, अर्थात अपने से छोटे अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनको पहचानने में वो पहचान नहीं पाते हैं सही से। उनमें दूसरे से अलग गुण होते हैं, वे अलग अलग समय में अच्छे व बुरे, मतलबी व आकर्षक हो सकते हैं। यानी कि जो बच्चे प्रारंभिक बाल अवस्था में आते हैं वो अलग अलग समय पर अलग अलग बर्ताव करते हैं। कई समय पे वो आपको अच्छे लगेंगे, कई समय पे बुरे लगेंगे, कई समय पे वो अपने आप को मतलबी मानते हैं, कई समय पे अपने आप को आकर्षक मानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था की। ठीक है बच्चों, एकदम इजी वे में मैंने आपको आंसर समझा दिया, एकदम देसी लैंग्वेज के हिसाब से, है ना। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इजीली यहां से आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योरसेल्फ ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। ये सभी हैं पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। पीटी करवा दी मैंने तो यहाँ पे पहले यहाँ पे आप इसको समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में 31 की बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो किशोर अवस्था होती है, जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो किशोर अवस्था में उत्पन्न होने वाली खान पान से संबंधित जो विकृतियां होती हैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। कौन कौन सी विकृतियां सामने आती हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले विकृति होती है बच्चों एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा ये क्या होती है? ये समानता नॉर्मली जो है वो किशोर अवस्था में ही हमें देखने को मिलती है। इस उम्र में क्या होता है, किशोरों में पहचान के संकट से जूझ रहे होते हैं, अर्थात वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वे अपनी शारीरिक छवि के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। आप भी जब 16 से 18 की एज में आते हैं या फिर मतलब कि 9वीं से 12वीं की क्लास में आते हैं, तब चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, वो हमेशा अपने शरीर पे ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी पहचान को बनाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और वो चाहते हैं कि लोग उन्हें महत्व दें, लोग उन्हें जाने। उन्हें ये एहसास होने लगता है कि वे मोटे हो रहे हैं या फिर उनका वजन जो वो कम होता जा रहा है, पतले होते जा रहे हैं। इस वजह से वे अपना जो आत्मविश्वास है, वो जो कुछ कर सकते हैं वो भी खोने लगते हैं और कुपोषित हो जाते हैं। अत्यधिक वजन कम होने की वजह से कई बार इनकी मृत्यु भी हो जाती है। बहुत ही रेयर केस में होता है कि इस बीमारी से इस विकृति से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन होती जरूर है। ये आपको समझ में आ गया कि किशोर अवस्था में खान-पान संबंधी सबसे पहली जो विकृति है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। कि यदि आप ज्यादा खाना नहीं खाओगे, ठीक है, मतलब या फिर ज्यादा खा भी लेते हो तो वो भी आपकी दिक्कत है। और आप आपका वजन मान लेते हैं कि आपका वजन 60 है, आप उसे 50 करना चाहते हो, ठीक है, आने वाले 10 दिन में आप खाना ही नहीं खाओगे 10 दिन तक तो आप बचोगे ही नहीं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर दूसरा यहाँ पे आ जाता है बच्चों बुलिमिया। दूसरा जो है वो आ जाता है बुलिमिया। ये क्या होता है? ये भी खान-पान संबंधी विकार है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो अपने शारीरिक छवि से संतुष्ट नहीं होता है, यानी कि वो अपनी शारीरिक जो सुंदरता होती है उससे संतुष्ट नहीं होता है। मैंने आपको एक बताया था, एक मार्क्स का क्वेश्चन था, खुशबू एक लड़की थी, उसको इस तरीके का विकार था, तो उसमें मैंने आपसे बताया था इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। ठीक है, वह वजन कम करने के असफल प्रयासों के बाद बार-बार खाने लगता है। यानी कि बुलिमिया में क्या होता है कि उसने वजन कम करना चाहा, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो अब वो फिर से दोबारा से बार-बार खाना खाने लगता है। अधिकतर खाने की वजह से उसको वोमिटिंग होने लगती है, ठीक है? और फिर इनके कई सारे गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे कि किशोरों के जो पोषित होने के साथ-साथ उसके शरीर में ऐंठन आने लगती है, उसके जो गुर्दे होते हैं वो खराब होने लगते हैं ज़्यादा खाने की वजह से, वो जो उसका शारीरिक संतुलन जो होता है वो खराब होने लगता है। दाँतों में कई तरीके के विकार होते हैं और भी कई सारे विकार इस खाने की वजह से उसके शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है? तो ऐसा आंसर लिख देंगे। वैसे आपको जो भी आंसर लिखना है ना, वो बस इतना ही है। पहला एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा बुलिमिया, यही लिखना है। लेकिन सपोज करो कि आपको ये भी पूछा जाए कि विकृतियों के बारे में विस्तार से बताओ और इनसे बचने के जो उपाय हैं, ठीक है? उपाय भी बताओ, तब आप कहाँ जाओगे देखने के लिए, कैसे समझोगे? तो इसीलिए मैंने इसी में ऐड कर दिया है। आपको लिखना नहीं है 4 मार्क्स में, अगर पूछा जाएगा तभी लिखना है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो किशोर जो है उसे उसकी जैसी भी छवि है, उसी छवि से उसे संतुष्ट होना चाहिए। उसे आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए
स्वयं का आदर करना चाहिए, अपने आप को स्वयं को महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने दूसरों को देखा, हम उससे प्रभावित हो गए तो हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो दें, अपने आत्मविश्वास खो दें, नहीं, हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, स्वयं को इंपॉर्टेंस देनी है बेसिकली, ठीक है? हमें अच्छा खाना खाना चाहिए और अधिक मात्रा में रेशे युक्त जो भोजन है उसको खाना चाहिए। हमें एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ कार्यों में लिप्त बने रहना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है ना? तो हमें कुछ ना कुछ कार्य हमेशा करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें बचाव के उपाय के संबंध, ठीक है? तो एक ही साथ दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 4 मार्क्स में आएगा, तो आपको 2 पॉइंट लिख देंगे ये वाले बस, और जब पूछा जाएगा बचाव के उपाय तो आपको सारा लिख देंगे, ठीक है? अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इजीली आंसर दे सकते हैं। राइट इन डिटेल अबाउट द ईटिंग डिसऑर्डर्स दैट राइज इन एडोलसेंस। सबसे पहले एनोरेक्सिया नार्वोसा एंड बुलिमिया, इन दोनों को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। एंड अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, तो बहुत से उपाय हैं, ये 4 उपाय आप बता दोगे, ठीक है, इजी वे में। वेल यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे हमें बताना है बच्चों, संसाधन के कितने प्रकार हैं, इसे विस्तार से। तो चलिए एक एक करके संसाधन के सभी प्रकार को अच्छे से समझते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं ये, एक होते हैं मानव और गैर मानव संसाधन, एक होते हैं व्यक्तिगत और साझे, और एक होते हैं प्राकृतिक और समुदाय। तो इन तीनों का ही आपको एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। तो एक ही साथ आप इन सभी को देख सकते हैं, नहीं थोड़ा यहाँ पे एक ऊपर नीचे हो जाएगा। वेल देखो, सबसे पहला आता है यहाँ पे मानव संसाधन, अर्थात मानव संसाधन किसी भी कार्य या फिर लक्ष्यों को पूरा करने में प्रमुख होते हैं, जैसे कि ज्ञान, ऊर्जा, कौशल, इन सभी में। फिर आते हैं गैर मानव, ये बेसिकली कुछ भौतिक संसाधन होते हैं जो कि हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हैं, जैसे कि हमें धन इकट्ठा करना हो, हमें कहीं घूमना हो, कुछ कपड़े खरीदने हो, या फिर हमारी स्टेशनरी, इस संबंध में आते हैं। फिर होते हैं व्यक्तिगत संसाधन, इन्हें 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो व्यक्तिगत और एक साझे। व्यक्तिगत में क्या लिख देंगे, व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं बेसिकली जहां पर एक व्यक्ति के स्वयं से ये जुड़े होते हैं, जैसे कि व्यक्ति का खुद का बैग, उसके खुद के कपड़े इत्यादि। यह मानव या फिर गैर मानव संसाधन में दोनों में बांटे जा सकते हैं, ठीक है? इसके बारे में से आपको ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही लिख देना है कि ये जो है वो मानव से जुड़े होते हैं। फिर साझे, ये वे संसाधन होते हैं बेसिकली जो साझेदारी में उपयोग में लाए जाते हैं, यानी कि कुछ लोग मिलकर किसी चीज को खरीदते हैं और उसके आधार पर उसको उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि कोई मंदिर बनवा लिया, किसी पार्क को बनवा लिया, कोई ट्रैक्टर खरीद लिया किसी किसान ने, तो वो सभी क्या होते हैं, ये आपस में मिलकर उसको उपयोग करते रहते हैं। तो साझे व्यक्तिगत यानी कि उसका जो पर्सनल चीज है, और साझे यानी कि किसी 2 या फिर 2 से अधिक के बारे में, ठीक है? फिर आता है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि हमारे आसपास में जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, जितनी भी प्रकृति के अंग है, उन सभी में संसाधन जो होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब प्राकृतिक में कैसे संसाधन हो सकते हैं भाई, तो पेड़ पौधे जिससे हमें कंद, फल, फूल ये सभी मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं। जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे लिए वायु, बिना सांस के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। पंच तत्व जो भी हैं वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। फिर आते हैं सामुदायिक, ये वे संसाधन होते हैं जो मानव को किसी भी समुदाय का हिस्सा होने पर प्राप्त होते हैं, कि किसी एक पार्टिकुलर संस्थान का हिस्सा होने पर उसको प्राप्त होते हैं, जैसे कि ये सरकारी हो सकते हैं जो कि सरकार ने दिए हो, ठीक है? यह मानव भी हो सकते हैं और गैर मानव भी हो सकते हैं, जैसे कि सड़कों का यूज करना, पार्क, अस्पताल इनका यूज करना, लाइब्रेरी इत्यादि। इन संसाधनों के रखरखाव की जिम्मेदारी पूरा का पूरा वो जो समुदाय होता है, जिनका अधिकार होता है, जिसका वो उपयोग करते हैं, उन सभी लोगों का ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोग इस संसाधन का उपयोग करते भी रहेंगे और इसको सुरक्षा भी करेंगे, ठीक है? तो ऐसे आप इसका आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया, ठीक है? सबसे पहले मानव से जुड़े, गैर मानव भौतिक के संबंध में, ठीक है? व्यक्तिगत एक व्यक्ति का, साझे 2 से या 2 से अधिक का, प्राकृतिक प्रकृति के संबंध में, सामुदायिक संस्थान यानी कि एक किसी संस्थान के संबंध में। अब इसी को यदि आपको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले ह्यूमन, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडिविजुअल कॉमन रिसोर्सेज, नेचुरल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। एक एक करके आप इन सभी को देख लेना। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, पर्सनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, एंड नेचुरल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या क्या। ओके, वेल 4 मार्क्स का यहाँ पे हमारा एक आखिरी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि उपग्रह प्रौद्योगिकी के कोई 4 लाभ लिखो।
यानी कि उपग्रह प्रौद्योगिकी, जो हमारी सैटेलाइट सिस्टम है उसके बारे में, सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है उसके संबंध में इसके लाभ बताने हैं। तो चलिए एक एक करके उपग्रह प्रौद्योगिकी के कोई 4 लाभों को समझते हैं। ठीक है, 4 पूछे गए हैं, मैं आपको यहाँ पे 6 बता रहा हूँ, आप याद कर लेना इजीली। सबसे पहला, सुदूर संवेदन यानी कि बेसिकली रिमोट सेंसिंग, अर्थात किसी भी दूर की वस्तु को आसानी से पकड़ा जा सकता है। आप सभी को पता है सैटेलाइट से हम ब्रह्मांड में मतलब एक लिमिट तक, जो सैटेलाइट की लिमिट होती है वहां तक आसानी से देख सकते हैं, जितने भी प्लेनेट होते हैं उनकी स्थिति को भांप सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके द्वारा आंकड़े तेजी से और बार बार एकत्र किए जा सकते हैं। सैटेलाइट की मदद से हम अंतरिक्ष में किसी भी देश के हर एक आंकड़े को इजीली हम तेजी से पकड़ भी पाते हैं, कुछ गलती हो रही होगी तो उसको भी समझ जाते हैं, और कुछ भी चेंजेस होते ही है हल्की फुल्की भी, तो उसको भी ये सैटेलाइट जो सिस्टम है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है उसको एनालिसिस कर लेती है, टारगेट कर लेती है। ठीक है, यह प्रौद्योगिकी प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मौसम, कृषि, इन सभी को और अधिक अच्छा बनाने के लिए कार्य भी करती है, क्योंकि सैटेलाइट से हमें ये पता चल जाता है मौसम कैसा होने वाला है। कई हद तक जो आपने देखा होगा मौसम संबंधी जो जानकारी होती है वो भी कई बार राइट होती है, मोस्टली राइट ही होती है। तो ये सब किसकी वजह से हो पाता है? वो जो उपग्रह प्रौद्योगिकी है इसकी वजह से। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भारतीय अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम की उन्नत अनुप्रयोग, यानी कि एक तो होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रौद्योगिकी होती है, एक इंडिया के लेवल की है, तो ये दोनों ही मिलकर अच्छा खासा विकास जो है वो कर रहे हैं। आज विश्व भर में उच्च गुणवत्ता वाली दूर संचार प्रणाली, यानी कि जिसे आज हम इंटरनेट कह सकते हैं, वो और भी ज्यादा बहुत तेजी से बेहतर होती जा रही है, जिसमें मोस्टली जो लोग हैं वो इन्वॉल्व्ड होते जा रहे हैं। दूर के स्थान और अलग अलग क्षेत्रों के कोई विकास का लगभग मतलब विकास के जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दूर के स्थान जहाँ पे विकास का कोई मतलब नहीं होता है, वहां विकास की कोई रास्ता या फिर राह नहीं होती है, तो ये उच्च प्रौद्योगिकी जो है, उपग्रह प्रौद्योगिकी, ये वहां पे रास्ता दिखाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के क्या क्या यहाँ पे लाभ हो सकते हैं। सारे के सारे एक ही बार मैंने आपको समझा दिए। अब इसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ कुछ लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको पूरा आंसर यही लिखना है, आप इसमें कुछ अपने चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में देखेंगे, राइट एनी 4 एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो पहला एडवांटेज यहां से हो जाएगा और बाकी के ये हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे बच्चों हमारे इस क्वेश्चन पेपर के बेसिकली जो भी 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे वो हो गए यहाँ पे कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे 5-5 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चन है इनकी तरफ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36। 35 में चॉइस है आपकी। 34 में पूछा गया है, राहुल जो है वो एक किशोर है एवं काफी दुविधा में प्रतीत होता है। आप उसे मशवरा दीजिए कि इस अवस्था में दुविधा एवं उलझन होना सामान्य है एवं इस अवस्था में स्वयं के विकास की विशेषताएं भी बताए। यानी कि सिंपल सा क्या करना है, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, राहुल जो भी लड़का है वो बेसिकली किशोर है, वो अब इस काफी दुविधा में है कि मतलब होता है ना कि किशोर जो काफी दुविधा में रहते, चिंतित रहते हैं, तो आपको बताना है कि इस अवस्था में ये दुविधा, उलझन, चिंतित होना सामान्य है। ये आपको बताना है, किस तरीके से आप बताओगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपको विकास की विशेषताएं क्या हो सकती है, कैसे विकास कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली देखो मशवरा ये देना चाहूंगा कि राहुल को ना ये समझना चाहिए कि वह परेशानी को अपने माता पिता, अपने मित्र या फिर अपने शिक्षकों के साथ साझा करे, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। तो ऐसे ही राहुल को अपना दुख जो है, अपनी समस्या को अपने माता पिता, मित्र, शिक्षक को बताना चाहिए। सभी की अलग अलग परिस्थितियों को विभिन्न विभिन्न तरीकों से सुलझाने के तरीके होते हैं, तो आपको बहुत सारे तरीके पता चल जाएंगे कि आपकी जो समस्या, जो दुविधा है, जो उलझन है, वो कैसे दूर हो सकती है। ठीक है, उसने अपने समूह में इसकी चर्चा करनी चाहिए, उसका जो फ्रेंड जोन होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, उसके साथ में उसे इसकी चर्चा करनी चाहिए ताकि वो आसानी से अपनी इस दुविधा से निकल सके। ठीक है, और उसे अपनी जो भावनाएं होती है, इस समय किशोर अवस्था में आप सभी को पता है हार्मोन्स काफी बिगड़ रहे होते हैं, तो ऐसे में उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसकी बहुत सारी विशेषताएं आ जाती हैं सामने, जिसमें से मैं आपको टोटल यहाँ पे 6 बताने वाला हूँ। 6 नहीं 7 है बेसिकली, आप कोई 4-5 याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पहले हम 4 देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता,
इस समय किशोर जो है वो अपने आप को बताने के लिए अपने गुणों को प्रयोग करता है, जैसे कि जैसे कि वे स्वयं को शांत समझते हैं, वे अपने आप को संवेदनशील मानते हैं, वे भावुक होने के रूप में अपने आप को समझने लगते हैं, जो भी किशोर होते हैं इस अवस्था में। ठीक है, इस अवस्था में किशोर स्वयं की पहचान बनाने में लग जाते हैं और बड़ों की तरह व्यवहार करने लगते हैं कि हम बड़े हैं, हमारी पहचान है, हमारे समय हमें सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन कई बार उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर छोटों की राह राह की तरह व्यवहार करने को कहा जाता है कि कई कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपकी फैमिली है, फैमिली में निर्णय लिया जा रहा है कि हम ना किसी को कर्जा देंगे 10 लाख का। ठीक है, किसी को हम कर्जा देंगे 10 लाख का। तो आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं पापा आप कर्जा नहीं दे सकते, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। मान लेते कि अभी उसकी आपके बेटे की शादी होने वाली बड़े वाले की, तो पैसा चाहिए। तो ऐसे में पिता क्या कहेगा, देख तू कमाता नहीं है, तू कुछ करता नहीं है, तू पढ़ रहा है, बस पढ़, जवान मत चला, शांत हो जा। ठीक है ना। ऐसे में क्या होता है कि बच्चा जो है उसको डांटना सही भी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसका हक है भी नहीं ये। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है अगला कि किशोर जो है वो स्वयं की भावना पर उसे काफी उतार चढ़ाव का अनुभव देखने को मिलता है। विभिन्न परिस्थितियों में अनुभव करते हैं और उन पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, यानी कि कई जो भी सामने वो चीज देखते हैं, कई बार वाद विवाद होता है पॉलिटिकल लेवल पे, हिस्टोरिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है, और संस्कृत लेवल पे, तो वो उसके संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। न्यूज वगैरह जो देखते हैं, कोई भी घटना देखते हैं उस समय, इस अवस्था में स्वयं मैं स्वयं विवरण में वे जो है वो अपने स्वयं के विवरण में कई विरोधाभास भी महसूस करते हैं। वो स्वयं के विरोधी के रूप में जानने लगते हैं, जैसे कि मैं शांत हूँ लेकिन मैं सरलता से विचलित हो जाता हूँ, मतलब कि मैं शांत जरूर हूँ लेकिन जब मैं अगर विचलित हुआ ना तो मैं सबकी खटिया खड़ी कर दूंगा। ऐसा कुछ इनको बेसिकली महसूस होने लगता है। इस अवस्था में आदर्श एवं वास्तविकता जो है वो स्वयं भी होता है, यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, वो अपने आप को आदर्श मानने लगते हैं, अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। जब आदर्श स्वयं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, वह उसे अपने अंदर ही विकसित करने लगते हैं। जैसे एक लड़का जो है उसे वो एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है और वो उसका प्रयत्न करता है इस अवस्था के अंतर्गत। सबसे आखिरी, उन्हें हमेशा मंच पर रहने का आवाज रहता है, जैसे उन्हें हर समय कोई देख रहा है, यानी कि उसे उन्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी मंच पे खड़ा हूँ। बेशक से जा रहे हो अंधेरे बाजार में, अंधेरी रात में, कहीं पे भी कोई देख भी ना रहा हो, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी मंच पे खड़ा हूँ, कई हजार लोग मुझे मेरी बात को सुनने के लिए बेसब्र है, मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। तो आई होप आप इजीली समझ गए होंगे। तो इस तरह से राहुल को मैं ये सलाह देना चाहूंगा, जो भी नाम हो, राहुल, जय, कृष्णा, फलाना जो भी है, वट, तो ये सलाह देना चाहूंगा। और इस अवस्था की कई यहाँ पे विशेषताएं होती हैं, ये सारी की सारी विशेषताएं आप इजीली लिख देंगे। वेल, इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, राहुल इज अ टीनेजर एंड सीम्स टू बी इन क्या है ये, टेलिमा। यू एडवाइज हिम दैट इट इज नॉर्मल टू बी कंफ्यूज एंड कंफ्यूज at this stage and also tell him the characteristics of his our development in this stages। इस तरीके से आप यहाँ पे इजीली रीड आउट कर सकते हो। बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये 6 लिखी हुई हैं बेसिकली यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये सारी आप इजीली लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें आपको चॉइस भी मिलने वाली। 35 के सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे, संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। संसाधन प्रबंधन के किन्हीं 2 चरणों को उदाहरण से समझाओ। ठीक है, तो संसाधन प्रबंधन होता क्या है पहले ये समझेंगे, तो इसके 2 चरण, टोटल 4 से 5 है, तो यहाँ पे 2 पूछेंगे, हम 2 को अच्छे समझेंगे। तो संसाधन प्रबंधन, जो भी संसाधन हमारे पास होता है, जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध होता है, हमें उसका एक सही रूप से उपयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास धन है, तो हमें एक सारणी बनानी चाहिए कि हमें कब कब कितना कितना खर्चा करना है, एक बजट, एक आयोजन बना लेना चाहिए, इतना पैसा यहाँ पे खर्च होगा। तो उससे क्या होगा कि आप धन का दुरुपयोग नहीं कर पाओगे, और जितना ज्यादा धन बचा रहेगा वो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोग में आता रहेगा। तो ये एक संसाधन प्रबंधन होता है। ठीक है, वेल, आगे चलते हैं, संसाधन प्रबंधन तो आपने समझ ही लिया है। अब इसमें 2 इसके चरण पूछे गए हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 चरण लिए हैं, एक है नियोजन और एक है आयोजन, यानी कि प्लानिंग एंड ऑब्जर्वेशन। तो प्लानिंग की पहले बात करते हैं, पहले हम नियोजन की बात करते हैं। पहला पॉइंट, नियोजन में, नियोजन प्रक्रिया में कौन सा कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार करेंगे और कैसे करेंगे, इसका चुनाव किया जाता है। यानी कि सिंपल समझ गया क्या होता है नियोजन में, क्या है कि आप कौन सा कार्य अभी कर रहे हो, आप उस कार्य को पूरा कैसे करोगे और उसका चुनाव कैसे किया जाना, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। नियोजन प्रक्रिया में
कार्य विधि का भी चुनाव किया जाता है, अर्थात कार्य की विधि क्या रहेगी, उसके नियम क्या रहेंगे, ये सभी नियोजन में चुनाव किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जैसे कि वार्षिक उत्सव आपके स्कूल में मनाया जाना है, तो उसके लिए आपकी वर्तमान स्थिति क्या होनी चाहिए। जैसे कि आपका उद्देश्य है कि यह वार्षिक उत्सव जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अच्छे तरीके से मनाया जाए। आपका लक्ष्य जो है वो माना जाएगा, क्या लक्ष्य हो जाएगा कि आपके इस वार्षिक उत्सव को अच्छे से मनाया जाए, उच्च तरीके से, ठीक है। जैसे वार्षिक वार्षिक उत्सव में 2 महीने ही बचे हैं, तो यहाँ पे आपका जो अंतराल, यहाँ पे आपका यह अंतराल कहलाएगा। यानी कि देखो, नियोजन क्या होता है, बेसिकली नियोजन में तय किया जाता है आप कौन सा कार्य कर रहे हो, किस प्रकार से करोगे और कैसे करोगे, इसका चुनाव होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपके स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया जाना है, ठीक है। अब इसमें आपको ये तय करना होता है आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या होगा कि वार्षिक उत्सव बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाए। फिर यहाँ पे अंतराल क्या रहेगा, अंतराल यानी कि टाइमिंग पीरियड। तो वार्षिक उत्सव के ठीक 2 महीने पहले से आपको जोरों शोरों से तैयारी करनी शुरू कर देनी है। अब आप योजना में उस वार्षिक उत्सव को करने के लिए सभी संसाधनों को एकत्र करना शुरू कर देंगे। वह उस वार्षिक उत्सव को पूरा होने के लिए जो चीजें चाहिए उनका चयन करके, यानी कि चुनाव करके योजना बनाएंगे और कार्य निर्धारित किए जाएंगे। इस तरह से नियोजन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ठीक है। तो नियोजन प्रक्रिया बेसिकली है तो बहुत छोटी सी, लेकिन इसका एग्जाम्पल आपको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना होगा, जैसे कि एनुअल मोड यानी कि एनुअल फंक्शन के बारे में हमने यहाँ पे बताया है, ठीक है। सेकेंड है आयोजन यानी कि ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला, इसमें योजनाओं को प्रभावी तरह से कार्य करने के लिए कहा जाता है, अर्थात इसमें योजना जो बनाई जाती है उसको प्रभावी तरह से कार्य किया जाता है। आयोजन प्रक्रिया में सभी संसाधन जो हमारे लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए चाहिए उनको एकत्र करता है। सिंपल सी बात है, आयोजन में क्या होता है, इसमें किसी भी कार्य को बड़ी ही अच्छे तरीके से, जो भी हमारी योजनाएं होती है उनको अच्छी तरह से, अच्छे प्रभाव तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आयोजन प्रक्रिया में जितने भी संसाधन हमारे पास होते हैं वे उन सभी का पूरा जो इंपॉर्टेंस होता है वो होता है हमें अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए। आयोजन वह व्यक्ति उसके द्वारा किया जाता है, जैसे कि वार्षिक उत्सव के लिए जगह का देखना, बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, ठीक है, ये क्या है, आयोजन है। अतिथि का प्रबंध करना, वार्षिक उत्सव में होने वाले सभी प्रकार के कार्यक्रमों पर चर्चा करना, कार्यक्रम को निर्धारित करना और सजावट देखना, ये सारी आ जाते हैं। कार्य, सजावट, ये सभी इसके लिए संसाधन चाहिए, उन्हें एकत्र करो, उनकी व्यवस्था करो, ये सभी आयोजन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो नियोजन क्या है, आयोजन क्या है, दोनों ही इजी वे में आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 35 का पार्ट नंबर 1 हो गया कंप्लीट। सेकंड है रेयान तथा नायलॉन का उल्लेख, ठीक है। तो आइए एक एक करके पहले रेयान को समझेंगे फिर नायलॉन को। रेयान क्या होता है बेसिकली, तो रेयान को हम एक तरीके से पुनर्उत्पादित सेल्यूलोज कह सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, एक मानव निर्मित तंतु होता है। रेयान क्या है, एक मानव निर्मित तंतु होता है। कपड़ा उद्योग में रेयान को विशोक्स या फिर कह सकते हैं कृत्रिम रेशा के नाम से जानते हैं। ये रेयान यानी कि रेशम जो है एक अच्छा विकल्प होता है रेयान के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा है, रेयान को हम बेसिकली दूसरे नाम से क्या कहते हैं, मानव निर्मित तंतु, जिसे हम बेसिकली विस्कोस के नाम से भी जान सकते हैं या फिर कृत्रिम रेशे के नाम से भी। अभी जो रेशा है वो एक अच्छा उदाहरण है, अच्छा उपयोग में लाया जाता है रेयान। इसमें क्या होता है, इसमें प्राकृतिक तंतुओं के लगभग सभी गुण पाए जाते हैं। तो सभी गुण पाए जाते हैं और इस संबंध में यहाँ पे मिश्रित तंतु बनाने के लिए रेयान सभी के साथ मिलाए भी जा सकते हैं कि किसी अन्य तत्व को मिलाना है, ठीक है, और कोई दूसरा तंतु बनाना है तो रेयान को भी उसमें मिलाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती, उससे दूसरा तंतु बनाया जा सकता है। सूत की अपेक्षा नमी सोखने की इसमें अधिक क्षमता होती है, यानी कि सूत की अपेक्षा इसमें नमी जो है वो अधिक मात्रा में सोखी जा सकती है। कपास की अपेक्षा कम ताप सहने की क्षमता इसमें होती है, इसलिए इसे गर्म स्त्री पर प्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो इजीली रेयान के बारे में आप ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आप लिख देंगे। वैसे आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो टोटल आप जो इसमें से 4 लिख देना, ज्यादा नहीं 4 लिख देना। अब जो भी आपको इजी लिखते हैं आप समझ लेना, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। अब इसी में सेकंड है नायलॉन के बारे में। तो नायलॉन रेयान के अलग ठीक उलट है ये नायलॉन, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसका आंसर, तो आंसर में इस तरीके से लिख देंगे, रासायनिक विधि के द्वारा इसे बनाया जाता है, ठीक है। रेयान मानव निर्मित थे लेकिन नायलॉन रासायनिक विधि के द्वारा बनाए जाते हैं।
और सबसे पहला मानव निर्मित कृत्रिम तंतु जिसे जादुई तंतु या फिर मैजिक फाइबर भी कहा गया था, सबसे पहला। ठीक है ना, ये याद रखें। फिर है नायलॉन, जो है वो एक ताप सुनम्य रासायनिक रेशा है, का मतलब ताप सुनम्य रेशा है। नायलॉन जो है वो लंबाई की आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित किए जा सकते हैं, यानी जितनी लंबाई चाहिए उस हिसाब से उसे बनाया जा सकता है। नायलॉन के जो तंतु होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं और हल्के होते हैं, यानी कि हल्के प्लस में और अच्छी बात है कि मजबूत। नायलॉन नायलॉन जो होते हैं इसके तंतु बिल्कुल भी सिकुड़ते नहीं है। इसके तंतु ताप के कुचालक होते हैं और अधिक ताप का नायलॉन के तंतुओं पर कुप्रभाव भी पड़ता है। पहले तो ताप के कुचालक हैं और वहीं पे यदि अधिक ताप होगा तो इसके नायलॉन पे बहुत ज्यादा खराब प्रभाव भी डालते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया रेयान तथा नायलॉन के बीच में डिफरेंस, या फिर कह सकते हो इनकी विशेषताएं। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इजीली यहां से देख सकते हैं। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्सेस मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनी टू फेसेस ऑफ रिसोर्सेस मैनेजमेंट विद एग्जांपल्स। आइए पहले देख लेते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेस मैनेजमेंट होता क्या है, देन प्लानिंग के संबंध में ये 3 पॉइंट आप लिख देंगे। ठीक है, आप इजीली से पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, रिसोर्सेस मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्लानिंग के कुछ और पॉइंट्स, और इनके बाद में फिर आ जाती है यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, यह जाता है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि आयोजन। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंग्लिश में दूसरा क्वेश्चन, मेंशन रेयान एंड नायलॉन। तो रेयान और नायलॉन को यहाँ पे मेंशन करना है। तो रायन के संबंध में आप ये 6 पॉइंट लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से। ठीक है, तो रायन के संबंध में ये सारी चीजें आप लिख देंगे। देन फिर आप लिखोगे नायलॉन के संबंध में ये वाला पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें आपको एक चॉइस मिली थी वो हो गया कंप्लीट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 में हमें ये बताना है कि सूचना प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों के लिए वरदान है या अभिशाप है, अपने शब्दों में लिखो। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये मैंने अपने तरीके से इसका बनाया है इसके पक्ष में। ठीक है, कि सूचना प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों के लिए वरदान है, इसके पक्ष में। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा अभी वर्तमान में ये जो पेंडेमिक चल रहा है, ये जो भयानक महामारी चल रही थी, तो इस समय विद्यार्थियों ने घर बैठकर ही अपने स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के लिए प्रयुक्त होने वाले सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधन जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि के द्वारा विद्यार्थियों ने घर से शिक्षा प्राप्त की। किसकी वजह से, सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से, यानी कि इस नई प्रौद्योगिकी की वजह से। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा बहुत ही कठिन कठिन कार्य जो थे वो अब बहुत ही कम समय में और जल्दी ही और आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। इंटरनेट का प्रयोग विद्यार्थी जो बहुत सारी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों से पर्याप्त सूचनाओं के द्वारा उन्हें अपने प्रयोग के अनुसार अपने प्रोजेक्ट कार्य वगैरह में मदद ले सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा विद्यार्थियों को दुनिया भर में हो रहे अनुसंधान के बारे में जानकारी प्राप्त चलती है, यानी कि दुनिया भर में किस किस तरीके की रिसर्च चल रही है, कैसी कैसी जो भी नए नए डाटा आते जाते हैं, विकिपीडिया, इन सभी को वो खोज सकते हैं। ठीक है, और अपनी शिक्षा में शिक्षा के स्तर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बेसिकली हम कह सकते हैं अभिशाप जो है वो बच्चे के लिए तभी बन सकता है जब वो इसका गलत उपयोग करे या फिर जितना उपयोग उसे करना है उससे अधिक कर लेता है तब। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि हर एक सिक्के के दो पहलू, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। तो लिमिट तक किसी चीज को आप करते हो तो वो आपके लिए एकदम राइट है। ठीक है, वहीं लिमिट से क्रॉस कर दोगे तो वो आपको बर्बाद भी करके रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें। तो क्वेश्चन 35 को अगर आप चाहो तो अपने माइंड बेस पर भी लिख सकते हो, ये मेरे माइंड के उपजे हुए शब्द हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। वेल, याद करने के लिए आप जो है इन पॉइंट को इजीली समझ लेना। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं अगला इंग्लिश में। इंग्लिश में है इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ बोन और अ कर्स, यानी कि बोन और बैन फॉर स्टूडेंट्स, राइट योर ऑन वर्ड्स, यानी कि राइट योर ओपिनियन एंड सपोर्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ 5 पॉइंट यहाँ पे आप लिख देंगे, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। एक और पॉइंट आ जाएगा पॉइंट नंबर 6, ये हो जाएंगे टोटल पॉइंट नंबर 6। तो यहां पर हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है होम साइंस का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर क्लास 11 के होम साइंस के मिड टर्म का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके जो भी क्वेश्चन है सेक्शन सी से आपको एक बार दोबारा से रिव्यू करवा देता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आशा करता हूं कि आपको आपके होम साइंस के पेपर को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की मेरी जो कोशिश है वो सफल रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि यस सर आपने जो समझाया वो समझ में आ गया है, या फिर कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप जाके सर्च भी कर सकते हो, चैनल के नाम से ही आपको आईडी मिल जाएगी। ठीक है, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह यहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो का एंड करते हैं। वेल, आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी को आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे एग्जाम करके आना। और यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वेल, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।